एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर 8 चंद्रगहना से लौटती बेर। इसका टाइटल है चंद्रगहना से लौटती बेर। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यह है NIOS का क्लास 10th का चैप्टर 8 चंद्रगहना से लौटती बेर। आपने गांव में खूबसूरती को देखा होगा, खुले खुले खेत और झूमती फसलें, लहराते तालाब और चमकती चांदनी और चहकते पक्षी और प्रकृति के अनेक सुंदर दृश्य हमारे मन के में हलचल मचाते हैं। इन्हें देखकर बड़ा आनंद आता है। देखने के बाद सामान्य व्यक्ति इन्हें भूल भी जाते हैं, किंतु कवि का देखना औरों के देखने से अलग होता है। कवि किसी भी दृश्य को सूक्ष्म अवलोकन करता है, वह उन दृश्यों को अपने शब्दों में पिरो लेता है और ऐसा आकर्षण बना देता है कि पाठक या श्रोता आनंदित हो उठते हैं। आपने भी खेतों में कई प्रकार की फसलें देखी हैं, गांव में पोखर भी देखे हैं, वसंत का आनंद भी लिया है। लेकिन कवि ने जिस ढंग से इस दृश्य को उतारा है वह बिल्कुल निराला है। ऐसा निराला है कि वह कविता पढ़ते समय वे दृश्य हमारी आंखों के सामने सजीव हो उठते हैं, हमें आनंदित कर देते हैं। कवि ने कैसे उभारा है इन दृश्यों को, आइए पढ़ते हैं। कविता चंद्रगहना से लौटती बेर। उद्देश्य, इस चैप्टर का जो उद्देश्य है, गांव में प्राकृतिक दृश्यों के बारे में बता सकेंगे। ग्रामीण परिवेश में ब्याह शादी के दृश्यों को टिप्पणी कर सकेंगे। प्राकृतिक चित्रण के माध्यम से समाज के भिन्न भिन्न व्यवहारों का उल्लेख कर सकेंगे। तालाब के दृश्य और उससे घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन कर सकेंगे। महत्वपूर्ण स्थलों की व्याख्या कर सकेंगे। कविता का भाषा सौंदर्य स्पष्ट कर सकेंगे। मूल पाठ, चंद्रगहना से लौटती बेर। देखो आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेंढ पर इस खेत में बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा भिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सच कर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली देह की पतीली कमर की है, ललची नील फूले और फूले सिर के में पर चढ़कर कह रही है, जो को छुए यह तू धैर्य का दान उसको, और सरसों की ना पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए, वहाँ मंडप में पधारी। चलिए इसको समझते हैं। अंश एक, जो हमने अभी पढ़ा है। कविता पढ़ते हुए यह आपने जान लिए होंगे कि इसमें प्राकृतिक का सुंदर चित्रण किया गया है। कवि चंद्रगहना नामक किसी स्थान से लौटा है। लौटते ही निर्जन खेतों में उसने प्रकृति के मोहक सौंदर्य ने उनके दृश्य देखे हैं और अपनी कविता में चित्रण किया है। आइए इसे ठीक से समझने के लिए इस कविता के प्रारंभ की 25 पंक्तियों को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, जो हमने पढ़ी है। कविता के प्रारंभ में पहले ही पंक्ति में कवि मानो सूचना दे रहा है कि चंद्रगहना देख आया। लौटते हुए खेत में मेंढ पर अकेला बैठा हुआ वह खेत और उसके आसपास
के दृश्य को देख रहा है। सबसे पहले उसका ध्यान खेत में उगे हुए चने की ओर जाता है और चने के पौधे का आकार छोटा होता है। चने में गुलाबी रंग के फूल आते हैं। कवि को लगता है कि ये छोटे से कद बित्ते भर का चना और फिर अपने सिर पर गुलाबी पाग पगड़ी बांधे सजे सवेरे दूल्हे सा खड़ा है। चना और अलसी दोनों एक ही खेत के आसपास खड़े हैं। अलसी का पौधा बहुत दुबला पतला और लचीला होता है, इसलिए हवा से हिलता डुलता रहता है। कविता में अलसी के 3 विश्लेषण दिए गए हैं। वह हठीली है और देह की पतीली है। उसकी कमर लचीली है। यह पतीली होने के कारण हिलती तो रहती है, लेकिन तन कर सीधी भी हो जाती है। तनकर सीधी भी खड़ी रहती है, इसलिए हठीली भी है। उसके सिर पर कुछ बड़े गोल आकार के होड़ियाँ होती हैं जो फूलती हैं और उन्हें बीज बनाती हैं। अलसी का फूल नीले रंग का होता है। अलसी को देखकर कवि को लगता है कि ये दुबली पतली लकड़ी है जो लचीली दिख रही है, मानो वह कह रही है कि जो मुझे छू लेगा मैं उसे अपना हृदय दे दूंगी, उससे प्यार करूंगी और उसी की हो जाऊंगी। हठीली होने के बावजूद वह प्यार के लिए लालियत है। और सरसों की ना पूछो, किसी ने निरोलेपन की बात कहनी होती है और तो हम तब बात ऐसे ही शुरू करते हैं कि शोभा की ना पूछो, उसकी तो बात ही कुछ और है। यह शलभ की बात ना पूछो, उसे जैसा तो कोई नहीं है। इसे आनंद में कवि कहता है। और सरसों की ना पूछो, सरसों अब सयानी हो गई है। सयानी होने के 3 अर्थ हैं। विश्व में उसे सयानी कहकर ही कवि ने युवती होने की ओर संकेत दिया और बताया कि वह विवाह योग्य हो गई है, इसलिए उसे अपने हाथ पीले कर लेने चाहिए। हाथ पीले करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ शादी कर लेना है। कवि ने सरसों के प्रसंग में ही हाथ पीले करने का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि सरसों जब फूलती है तो पूरा खेत ही पीला हो जाता है। तो पीले सरसों बहा के मंडप में पधार चुकी है। वह गुलाबी साफ बांधे चना पहले से ही बैठा है। विवाह की हलचल में फागुन का महीना कैसे चुप रहता है। वह फाग गाता हुआ आज पहुंचता है। फाग का गाना, चने का सजना और सरसों का हाथ पीले करना, इन सब में एक दूसरे को जानने के लिए ललक है। इस पूरे दृश्य ने कवि ने लगता है कि जैसे स्वयंवर को हो रहा है, जैसे कि शादी हो रही है, जिसका सरसों का जिस प्रकार माँ विवाह मंडप के कन्या के ऊपर स्नेह भरे आंचल की छा करती है, उसी प्रकार यहाँ प्रकृति माँ की भूमिका निभा रही है। प्रकृति के अनुसार भरा आंचल हिल रहा है। यह दृश्य कवि के मन को छू लेता है। उसे लगता है कि ग्रामीण अंचल में किसी नगर की उपेक्षा अधिक प्यार भरा वातावरण है। नगर तो व्यावसायिक हो गए हैं। व्यावसायिक नगरों में प्यार कम उपजता है। ग्रामीण अंचल में भूमि प्रेम प्यार के लिए अधिक उपजाऊ है। जैसे इन निर्जन अंचल में भी प्रकृति के चप्पे चप्पे पर प्यार दिखाई पड़ रहा है। आज हम इसका इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।